प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त किस्म का नावल लेके हाजिर हूँ। नावल का नाम है अफसोस नगर, एज एन इब्राहिम। किस्त नंबर 1। आईने में अपना आप को देखकर अरमिश एक लम्हा को रुक गई। उसे अपनी रंगत का गिला कभी नहीं रहा था। न जाने क्यों शीशे में आज खुद को देखती उसे सब की बातें याद आने लगी थीं। काली मक्की, चूहिया, कजन्स, बाई क्लास की लड़कियों से लेकर घर में अपनी दादी भी तो उसे ताने मार मार कर बुलाती थी। हरमिश का हाथ बेसाख्तगी में अपने चेहरे की जानिब उठा था। उसके नकूश दिल फरेब थे क्या था जो उसका रंग सांवला था। वो अपने जहन में आने वाले तमाम बातों को जहन से झटकते हुए मुस्कुरा दी। उसे इस सब की परवाह नहीं थी। वो कॉलेज का काम मुकम्मल करने के लिए कमरे में आई थी और किन ख्यालों में खो गई थी। हरमिश बेटा, ये नाक नक्शा मैडम बुशरा ने बिगाड़ देना है। अगर काम मुकम्मल ना हुआ तो अरमश ने खुद कलामी की। BS के फाइनल ईयर में पहुंच जाने के बावजूद भी अरमश को काम मुकम्मल करने की वही स्कूल वाली ही आदत थी। किताबों को सामने पे लाए वो हैरत से इन्हें देख रही थी। गुज़श्ता 4 रोज से वो इस कदर मसरूफ थी कि एक लम्हे को भी किताब उठा न सकी थी। ख्वाहिश का सोच कर ही अरमश के हाथ फूलने लगे थे। कर लो बेटा अरमश, तैयारी कर लो, वरना कॉलेज में मैडम तो घर में दादी ने जान अजाब कर देनी। अरमिश मुंह के आगे किताब रखे हुए बुड़बुड़ा रही थी। ये बड़बड़ाहट जारी थी कि ऊपर तेज तेज घूमते पंखे की रफ्तार कम होने लगी। बिजली जा चुकी थी, इसकी ही कमी थी। क्या कहने अरमश आपकी जिंदगी के। अरमश ने किताब रखी और अपने सर को अफसोस के आलम में दाएं बाएं हिलाया। अरमश की खुद से बातें जारी थी जबकि फराज कमरे में दाखिल हुआ। बिना दस्तक दिए यूं एकदम से चलने आने की ये उसकी पुरानी आदत थी। दादी बिला रही है। फराज ने आते ही ऐलान किया। वो मुसलसल मोबाइल फोन पर मसरूफ था। उसकी नजरें स्क्रीन के साथ ही चिपकी हुई थी। दादी, अभी तो आई हूँ। अरमश को जैसे यकीन नहीं आया था। मेहमान आ रहे हैं, फराज ने मिकान के अंदाज में जवाब दिया। अब कौन? अरमश किताबें समेटते हुए बोली। ताया जान और इनके अकलौते बेटे जरियान भाई। फराज ने जरियान के नाम को लंबा खींचा था जैसे उसे इसके आने की खुशी नहीं हुई थी। ओ ताया जी, अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ। खुशी तो जरियान के आने की हुई थी, ताया जी तो बहाना थे। जरियान का सुनकर अरमश अपना क्वेज भूल भाल चुकी थी और पूरी दिलजमी से चाय बनाने के लिए तैयार खड़ी थी। चेहरे से मुस्कुराहट तो जैसे चिपक सी गई थी। मेरी बहन चाय किताबों पर नहीं चूल्हे पर बनेगी। फराज ने कंधे पे तपतपी थी तो अरमश ख्यालों से बाहर आई। हाँ, बस मैं किचन में जा रही थी। अरमश के चेहरे से बोगलाहट साफ जाहिर थी, जैसे चोर की चोरी पकड़ जाने पर होती है। लेकिन यहाँ तो इसको किसी की फीलिंग्स के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। अलबत्ता उसकी हरकतों से शक जरूर पड़ सकता था, इसलिए खुद को संभालते हुए किचन का रुख करना ही मुनासिब था। फराज, किसके लिए चाय बना रहे हो? यह आवाज हयात की थी, जो बालकनी में खड़ी अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी और साथ ही साथ कमरे में होने वाली बातों को भी सुन रही थी। अरमश के जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुई थी। ताया जी तशरीफ लाए हैं, चलकर मिल लीजिए। फराज ने हयात को जवाब दिया। मिल लूंगी, कौन सा सालों बाद आते हैं, वो हर माह ही आते हैं। हयात आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवारते हुए बोली। जी वो तो आते, जरियान भाई तो साल ही बाद आए हैं। फराज जैसे मोबाइल भी नजरें जमाए आया था वैसे जुमला अदा करके चुपके से बाहर निकल गया। जरियान सच में तो साल बाद ही आया था। गुज़श्ता साल ईद के बाद गांव से वापसी पर साथ आया था। उसे किसी जगह जॉब इंटरव्यू देना था। इसके बाद वो शहर में होते हुए भी कभी इस तरफ नहीं आया था। शायद वो शहर में था ही नहीं, उसे किसी दूसरी जगह भेजा गया था। हयात के लिए सब बातें याद रखना कुछ खास जरूरी नहीं था। खानदान वाले क्या करते, किधर होते, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज यूं अचानक से जरियान का सुनकर हयात के वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई थी। उसने बाहर जाते हुए अरमश के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी थी। वो अरमश के मुस्कुराने और अब जरियान का नाम सुनने के बाद कुछ अलग उलझन का शिकार हो रही थी। एक नजर देख तो लिया जाए इस साहब को। हयात कुछ सोचते हुए खड़ी हो गई। बालों को कैचर की मदद से बांधकर हयात अब अपने दुपट्टे को तलाश कर रही थी, जो इस्तेमाल कम ही हुआ करता था। ऐसे में वो जल्दी से मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। दुपट्टा मिलती हयात तेजी से भागी। उसके जहन में जो चाल चल रही थी उसे सोचकर हयात का चेहरा खिल उठा था। मेहमानों की तरफ जाने के बजाय सीढ़ियों से उतरकर हयात तेज तेज कदम उठाती हुई किचन की जानिब बढ़ी। चाय बन गई है आप जी, ये जोर देते हुए हयात ने कहा। वो अब्बा से 2-4 बार इस बात पर डांट सुन चुकी थी कि उसे बड़ी बहन का नाम से नहीं
बाजी कहकर बुलाना चाहिए। हाँ बस मैं कप में डाल रही थी। क्यों, क्या हुआ? आप ही बोलने पर अरमश एक दफा हैरान जरूर हुई थी, लेकिन इस वक्त जरियान के आने की खुशी में अरमश कुछ और देखने सुनने की जरूरत महसूस नहीं कर रही थी। बहुत सुस्त हो आप, तभी अम्मी ने मुझे भेजा है कि चाय ले आओ। हयात ने आखिरी कप के फुल होती ही झट से ट्रे उठा ली। एक फातिहाना निगाह डालकर अब हयात चाय लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ ही रही थी। हयात ने ऐसा पहली बार किया था। इससे पहले तो वो किचन में भी कम ही आया करती थी। अरमश हयात को जाते देख रही थी। उसे जैसे किसी ने बेहोश कर दिया था। दिल को जैसे कुछ हुआ था, ऐसे जैसे किसी अनहोनी खबर दी गई थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों से कोई ख्वाब नोच लिया था। ओहो अरमश, क्या सोचे जा रही हो? कुछ नहीं हुआ, एक चाय ही लेकर गई है। तुम भी पागल हो, जाकर ताया जी से मिलकर तो आओ ना। खुद कलामी अंदाज में अरमश ने कहा और जहन में आती बुरी सोचों को झटकते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अरमश के आने से पहले हयात सबको चाय पेश कर चुकी थी। बस जरियान ही रहता था, जिसे चाय हयात ने ऐन इस वक्त दी थी जब अरमश कमरे में दाखिल हुई थी। अरमश के आते ही जहां ताया जी ने चुस्की भरने में वक्फा किया था, वहीं जरियान भी कप थामने के बजाय उठकर खड़ा हुआ था। अरमश का दाखिल होना गोया हयात के लिए बदशगुनी थी। उसने अबरू चढ़ाकर एक नजर जरियान को देखा और फिर नफरत से अपनी बहन की तरफ देखा। अरमश जो उस सबसे बेखबर ताया जी से मिलकर उनके पास ही बैठ गई थी, इसने खुद को जरियान की जानिब देखने से रोक रखा था। साल भर जिसको नजरों में रखा था, आज वो सामने बैठा था, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से आती कि नजरें उठाकर उसे देखा जाता। नजरों में जनाब है साहिब, अगर नजरें जनाब पर होती तो जल जाते। उफ उफ अरमश बस करो, तुम बलश करना शुरू हो जाओगी और सबको शक होगा। ताया जी के पास बैठे वो जहन में क्या से क्या सोच रही थी, यहाँ किसी को खबर तक नहीं थी। और वो पागल कौन कौन से ख्वाब देख रही थी, न जाने इन ख्वाबों की क्या कीमत अदा करनी पड़ी उसे। अब आपको संभालने की कोशिश में अरमश के खानों में जब चाय की तारीफें सुनाई दी तो उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा, जहां अम्मा की नजरें हयात पर जमी हुई थी। चाय तो हयात ने बनाई है भाई साहब, क्या बात है, मजा आ गया हयात पुत्र। ताया जी ने अपने खालिस जाती लहजे में तारीफ की तो हयात ने भी मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। जरियान की चची को इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे हयात से इतनी मेहनत की तवक्को नहीं थी। वो कब से इतने काम करने लगी, मगर जरियान खामोशी इख्तियार किए रहा। इस दौरान बात गांव की जमीनों और उनसे जुड़े झगड़ों के बारे में होने लगी तो दादी ने बच्चों को बाहर जाने को कहा। हयात और अरमश उठ खड़ी हुई। फराज तो पहले ही बाहर निकलने को बेताब खड़ा था। इस सब में जरियान ही था जो बैठा रहा। उसके ख्याल में वो अब बच्चा नहीं था, लेकिन दादी ने जब घूरते हुए जरियान को देखा तो वो भी चुपचाप सर झुकाए उठकर चल दिया। अरमश अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पे दिल शिकस्ता हो गई थी। उसने पलट कर देखा तक न था। उसके पेचिए फराज सबसे लाताल्लुक अपनी ही मौज में चला आता था। सबसे आखिर में हयात और जरियान थे। हयात जरियान के कदमों से अपने कदम मिलाते हुए चली आ रही थी। सर से दुपट्टा अब शानों पे आ गया था। अरमश खामोशी से अपने कमरे में जाने लगी थी जब जरियान ने उसे रोक लिया था। अरमश, एक कप चाय और मिल सकती है या हयात तुम बना दोगी? चाय? मैं? हयात अपनी चोरी के पकड़े जाने के खौफ से कुछ कसियानी हंसी हंसते हुए जरियान को देखने लगी। जी बना देती हूँ। अनजानी सी खुशी थी जो अरमश के चेहरे पर छा गई थी। लूडो खेलेगी? फराज ने दरवाजे से सिर्फ अपनी गर्दन को अंदर करके सवाल किया तो अरमश जो पढ़ने में मसरूफ थी चौंक गई। फराज, कितनी बार कहा है कि दस्तक दिया करो। नहीं केली मुझे, मैं पढ़ रही हूँ। अरमश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फराज का अचानक से आना और ऐसे बात करना काफी हद तक खौफनाक था। अरमश ने फराज को डांटना था, मगर वो वैसे ही सर अंदर किए मुंजमद खड़ा था। जरियान भाई कह रहे हैं अगर आ जाए तो पार्टनर्स वाली गेम हो जाएगी। घुंघरियाले बालों को खजाते हुए फराज ने जरियान का नाम लिया तो अरमश का तेज तेज चलता हुआ हाथ रुक गया था। वो जो लिख रही थी लिखने ही भूल गई थी। अच्छा तुम जाओ, मैं ये बिक्री किताबें समेट कर आती हूँ। जरियान का सुनती है अरमश किताबें समेटने लगी। उसके बाद पढ़ाई में दिल कहाँ लगने वाला था। जब फराज और अरमश पहुंचे तो देर हो चुकी थी। अरमश ने टीम बनाने का जो ख्वाब देखा था वो अधूरे ही रह गया था और फराज इस खेल से बाहर निकाल दिया गया था। इस खेल का चौथा खिलाड़ी शयान बन गया था जिसे टीम बनानी थी अरमश के साथ। रूल्स के मुताबिक क्रास में साथी बनाए जाने थे। अरमश आगे बढ़ी तो हयात ने अरमश को अपने पास खींचते हुए शयान को जरियान के साथ बैठने को कहा। हयात की इस हरकत पर सब ही हैरानगी से उसे देख रहे थे, मगर हयात को किसी की नजर की परवाह नहीं थी। हम दोनों बने साथ रह के दुश्मनी करेंगे? क्यों आपी, मतलब खेलेंगी?
हयात को रोकने वाला कोई था जो नहीं, सो वो कहती चली गई। अरमश हयात को कोई जवाब ना दे सकी थी। वो अपना सा मुंह लिए अब तक कड़ी यही सोच रही थी कि अब वो किधर बैठे। शयान हयात की अम्मी की खालाजाद भाई प्रोफेसर यकूब का सौतेला बैठा, जो अक्सर यहाँ आ जाया करता था। प्रोफेसर यकूब ने शयान की वालदा असमत से दौलत की खातिर शादी की थी और ये बात सब ही जानते थे। शयान की तबीयत खामोश सी थी। वो यहाँ जब भी आता था उसकी महफल अरमश और हयात के वालिद के साथ होती थी। उनकी गुफ्तगू में कोई दूसरा ना दखल देता था, ना दिलचस्पी का इजहार करता था। जरियान और शयान भी अच्छी अलेक सलीक थे। वो दोनों दोस्त तो ना थे, लेकिन नापसंदगी का भी कोई मामला ना था। बेटे अरमश, हम दोनों साथी हैं, मेरा मतलब है खेल में पार्टनर्स। शयान ने फौरन अपनी बात को मुकम्मल किया। नहीं, मेरी जगह फराज को रख ले, मुझे किचन में कुछ काम है। अरमश जो सोच कर आई थी वैसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वहाँ से जाना ही बेहतर जाना। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, गेम आप ही खेलें अपी। और किचन को छोड़े, खाना बाहर से मंगवाया है अब्बा ने। फराज ने तो जैसे ऐलान करके अरमश के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। पार्टनर से मसला है या हमारे साथ खेलने में? जरियान जो इस तमाम सूरत-ए-हाल में अब तक खामोश था, आखिर बोल उठा। जरियान के चेहरे पे मानी खैज मुस्कुराहट छा गई थी। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, चले गेम शुरू करें। अरमश का गेम के लिए बैठना हयात को बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। जरियान का यूं बात करना जिसके बहुत से मानी निकलते हों, हयात को जेलस करने के लिए काफी था। हयात ने पहली बारी की। प्रोफेसर साहब ने सुबह सवेरे होने वाली बहस की वजह से शयान का मूड बहुत खराब था। वो कमरे में बंद होकर अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के पास बैठे हुए वो बाहर के मनाजिर को बेदिली से देख रहा था। गली में खेलते, उदम मचाते बच्चे और घरों से दूर झूमते हुए दरख्त, सावन की गठन ज़दा माहौल में वाहिद दिल को खुश करने वाली शय थी। वो दरख्त किस कदर आजाद थे, एक इंसान से ज्यादा आजादी। इसके सामने तो शयान एक कैदी था। अपना कारोबार संभालने की बात पे आज जो उसे सुनने को मिला था, उसके बाद वो ये घर ही छोड़ जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ को ऐसे अयार शख्स के साथ छोड़ जाने में खतरा था। प्रोफेसर यकूब की शोहरत ना खानदान में अच्छी थी, ना ही मोहल्ले में। इस शोहरत के साथ अब शयान को भी बाहर निकलना अजाब बन गया था। बेजारी से कभी कमरे के अंदर और कभी बाहर की दुनिया को देखते शयान को बहुत देर हो गई थी। उसे अपने खालीपन से उकताहट महसूस होने लगी थी। बहुत देर गुजरे हुए दिनों को सोचने के बाद उसे चंद दिन पहले की वो शाम याद आने लगी थी, जब वो अरमश और हयात के साथ लूडो खेल रहा था। वो इस साल कितना हंसा था। उसकी वजह से हयात बार बार पीछे रह जाती थी। उसकी किस्मत में काश लूडो के खेल जैसी होती, सबसे आगे अव्वल नंबर के साथ। मगर शायद उसके डायस को हर तरफ से एक एक बनाया गया था। मकसद की जानिब बढ़ते बढ़ते कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे सब रुक चुका है, कुछ भी मुतारिक नहीं। मगर वो खामोशी से ठहराव के आगे चलकर जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने की वजह से बनता है। शयान भी एक ऐसी कैफियत से दो चार हो रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसकी जिंदगी एक जगह की रुकी हुई थी। शयान माय सन, शयान। दरवाजे पर दस्तक के साथ साथ शयान का नाम भी लिया जा रहा था। पतली और कमजोर पड़ती आवाज में बहुत अपनीयत थी। गुस्से से भरे शयान ने न चाहते हुए भी दरवाजा खोलने का इरादा किया। यह आवाज मिसेस जॉनसन की थी। वो मिस जॉनसन जो शयान की अम्मी की खास मुलाजमा थी। पारसी मजहब की ये औरत शयान के साथ इसके बचपन से ही मौजूद थी। असमत बेगम को अपने मरहूम शोहर के साथ पार्टनर्स में जाने से फुर्सत कब थी। वो शयान को वक्त कम देती थी। यही वजह थी कि उन्होंने मिसेस जॉनसन को मुस्तकिल घर में ही जगह दे दी थी। अपनी वालदा की तरह शयान मिसेस जॉनसन की भी बेहद इज्जत करता था। अक्सर वो मिसेस जॉनसन के समझाने से ही इंतहाई कदम उठाने से बाज भी रहता था। दरवाजे खुलती ही छोटे सी कद की मिसेस जॉनसन करीब 6 फुट के शयान के सामने मौजूद थी। व्हाट इज दिस माय सन? तुम अपने फादर से लड़ाई क्या? सर पे बांधे सुर्ख रुमाल और अपने खड़े होने की इस मखसूस अंदाज में वो संजीदे थी, मगर शयान को वो एक औरतों की संता क्लास लग रही थी। शयान बिना जवाब दिए दोबारा खिड़की के पास बैठ गया था। वो मिस जॉनसन से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हमेशा जीत जाती थी। मिसेस जॉनसन ने शयान की गहरी नजरों से देखा। वो खूब जानती थी कि शयान कब गुस्से में है और कब उदास। ये गुस्से के बाद उदासी शयान को अपने कब्जे में कर लेती थी। अपनी जात को मुर्द अल्जाम ठहराते हुए शयान खुद को खोजता रहता था। किसने बताया इस सब के बारे में आपको? शयान ने खिड़की से बाहर देखते हुए सवाल किया। बारिश शुरू हो गई थी। बादल खामोशी से बरस रहे थे। शयान माय सन, तुमको कुछ प्रॉब्लम होता मुझे पता लगता। कोई बताए कोई ना बताए,
बिखरे हुए कमरे की समेटते हुए मिसेस जॉनसन ने शयान की तरफ देखा। यही शयान कितना बोलता था, हंसमुख था, मगर असमत बेगम की दूसरी शादी के बाद इस बच्ची की खुशियां जैसे महदूद होती चली गई थी। प्रोफेसर यकूब ने असमत बेगम पे ना जाने कैसे इतनी जल्दी काबू पा लिया था। वो अपने बेटे से दूर होती गई थी और अब भी ये शयान ही था जो इनसे बात करने का मौका तलाश कर रहा था। मिसेस जॉनसन, क्या मैं अपनी ही कारोबार को संभालने की बात करके गलत कर रहा हूँ? शयान ने बिना देखे सवाल किया। नो माय सन, गलत तुम्हारा डिमांड नहीं, गलत स्टाइल है। मिसेस जॉनसन अपने चलते चलते शयान के करीब आ चुकी थी। शयान भी मिसेस जॉनसन की ये बात सुनकर उनकी जानब हैरत से देख रहा था। उसका स्टाइल? वो तो नाश्ता करते हुए बस कारोबार में शामिल होने की बात करता है, इसमें गलत क्या है? मिसेस जॉनसन की बात शयान समझ नहीं पाया था। देखो शयान, अपने कारोबार में शामिल होने की इजाजत नहीं ली जाती, ऐलान होता है। मिसेस जॉनसन यूं लक लक ये बात कह रही थी जैसे कोई बच्चों को नज़म पढ़ा रही हो। शयान असमत मैडम को जब ये बोलेगा मामा हम कल से ऑफिस आना मांगता, तब होएगा राइट वे ऑफ डिमांड। मिसेस जॉनसन ने शयान के कंधे पे हाथ रखा। कमरे की फजा बाहर से आने वाले का सर घुमा देने की पूरी ताकत रखती थी। असमत भी अपने शौहर प्रोफेसर यकूब से जरूरी बात करने के लिए यहाँ आ गई थी, वरना वो अपने शौहर के मामलात में दखल कम ही देती थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। एक मदम सा लाल बल्ब रोशन था और धुएं ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। प्रोफेसर साहब, धुएं के बायस असमत को खांसी होने लगी थी। वो कमरे में मजीद अंदर जाने के बजाय वहीं रुक गई थी। प्रोफेसर यकूब ने लंबी सी आहाम की आवाज तो लगा जैसे कमरे की हर चीज उसकी आवाज में बोल उठी। आप चलिए, हम आते हैं। अपनी नागवारी पे काबू पाते हुए प्रोफेसर यकूब ने बेगम को यहाँ से जाने को कहा। अपने अमल में मुखल होने पर प्रोफेसर यकूब को बीवी पे शदीद गुस्सा था, लेकिन वो अपनी बेगम को कुछ कह नहीं सकते थे, कम से कम अभी नहीं। कमरे को जल्दी जल्दी में बंद करके प्रोफेसर यकूब अब बेगम के पास पहुंच चुके थे। प्रोफेसर साहब, आप शयान को कुछ समझाएं ना, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। असमत सर पकड़ते बेड पर बैठ गई थी। उनके बोलने में उनके अपने बेटे के लिए परेशानी झलक रही थी। शयान उनका अकलौता बेटा था और ये सारी जायदाद उसी की ही थी, लेकिन वो उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान थी। अरे बेगम साहब, क्या हो गया? शयान ने अब क्या कर दिया? प्रोफेसर यकूब ने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे वो शयान के बेकसूर होने की अभी कसम खा लेंगे। साहिबजादे आज ऑफिस गए थे, अब भला आप खुद बताएं, वो इन ऑफिस के झंझट में पड़ जाएगा तो क्या पड़ेगा? वो असमत जैसे तक कर बोली थी। वो अपनी अकलौती औलाद को हर तरह से परफेक्ट देखना चाहती थी। अब आप ही कह रही है कि वो कारोबार की तरफ आ रहा है। मैं ना कहता था इस मिसेस जॉनसन को दूर रखे शयान से, और मैंने कितनी बार कहा मुझे आने दे दफ्तर, मगर शायद मुझे बेएतबार नहीं आपको। प्रोफेसर यकूब ने ढके छुपे अंदाज में अपना शिकवा कर डाला था और मिसेस जॉनसन को घर से दूर करने के लिए अपनी सोच भी बता दी थी। शयान कारोबार से दूर रखने की ख्वाहिश प्रोफेसर यकूब को भी थी, मगर वो यूं खोलकर कैसे बोल सकते थे? उन्हें अपना पैगाम यूं छुपे लफ्जों में ही तो देना था। बीवी के बदले हुए ख्यालात सुनकर इन्हें अपने अमल पे फख्र होने लगा था। वो रियाजत बेकार नहीं गई थी, रात रात भर जाग कर उसके लिए मेहनत की थी। वो पल पक कर खुद जूली में गिरने वाला था अब, लेकिन वो मिसेस जॉनसन से बहुत अटैच है। वो वैसे ही चुप चुप सा रहता है। मिसेस जॉनसन को भी निकाल दो तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, और फिर पढ़ाई पर तो ध्यान बस का वैसे ही हट जाएगा। असमत मिसेस जॉनसन से मुतमईन थी क्योंकि वो अरसे से इनके साथ थी और शयान उनसे अटैच भी काफी था। फिर कीजिए अपनी मर्जी, मुझे कभी इस लायक समझा नहीं आपने। प्रोफेसर यकूब उठते हुए बोले। उनका रुख दरवाजे की जानिब था। सगा बाप ना सही, बाप तो हूँ मैं इसका। प्रोफेसर यकूब की आवाज भर आई थी। असमत बेगम की जानिब पुश्त किए वो अब खामोश खड़े थे। ऐसा नहीं है प्रोफेसर साहब, आपने तो सगे बाप से बढ़कर प्यार दिया है शयान को। कौन ऐसे करता है? ऐसे नहीं बोले ना, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करें। असमत की आंखों पर तो जैसे प्रोफेसर यकूब ने कोई पट्टी बांध रखी थी, या शायद ये इनके अमल और रियाजत का सिला था जो असमत उनकी हर बात मान लेती थी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी जारी है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।